हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट का। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं वो भी न्यूमेरिकल पे हम लोग चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए और उसका जवाब क्या हो सकता है। यानी कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो सब चीज जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्टिव आने वाला है और सब्जेक्टिव इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा, और जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो न्यूमेरिकल भी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जान लगा दो हर काम में देखा जाएगा जो होगा। यानी कि हमारा काम क्या है, बोर्ड का प्रिपरेशन करना, और इस बोर्ड के प्रिपरेशन में हम पूरा जान लगा देंगे, पूरे मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी करेंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम में हम टॉप करें। पास नहीं, अच्छे नंबर से नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ टॉप करना है। तो टॉप करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, एग्जाम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से कहेंगे कि जान लगा दो हर काम में देखा जाएगा जो होगा। हम लोग को देखेंगे जो होगा, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आज का सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता का मान कम होता है या अधिक होता है? हमारे बच्चे जवाब देंगे, बताइए। कम होता है। आखिर सवाल ये है कि कम क्यों और कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए जब बटे में होता है तो इनका कुछ भी वैल्यू रख करके ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा कम आएगा, इसलिए इसका आंसर हम क्या कहेंगे, कम होगा। याद रखिएगा, कोई भी संधारित्र को अगर हम जोड़ते हैं और जोड़ करके जो कैलकुलेशन में आता है वैल्यू वो हमेशा कम आता है, दिए गए मान से हमेशा कम आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम में तुल्यधारिता का मान अधिक होता है या कम होता है? बताइए क्या होता है, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिए हुए मान से जो भी संधारित्र का मान जो भी दिया रहेगा उसके मान से वो हमेशा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि इसका तुल्यधारिता का मान हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आंसर में क्या कहेंगे, अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 फैराड के समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये न्यूमेरिकल है और इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा और ये कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। हमको दिया है, ये C दिया है 2 फैराड दिया है, D दिया है 0.5 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर लेते हैं। और क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं C इज इक्वल टू ε0 D A इंटू क्या, D। इसलिए बाबू A अगर निकालना हो तो C इंटू D और बाई ε0 करेंगे, C इंटू D बाई ε0 करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। C के जगह पर क्या रखेंगे, 2, और D के जगह पर रखेंगे 0.5 इंटू 10⁻, क्या करेंगे, -2, और बाई ε0 के जगह पर 8.85 इंटू 10⁻⁻²। बात समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.13 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1.13 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एग्जाम में न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं और ये एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, इसलिए मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन की तुल्यधारिता की गणना कीजिए। क्या होगा बाबू, क्या होगा? हम जानते हैं कि
श्रेणी क्रम में है तो 1/c इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं आधा और आधा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 माइक्रो फैराड। तो हम लिखेंगे आंसर में क्या होगा बाबू, 1 माइक्रो फैराड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक गोलीय चालक की धारिता कितना होता है, क्या होता है, देखिए C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जहाँ ए जो होता है वो गोले की त्रिज्या है। तो हम आंसर में क्या बाबू यही लिख देते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और जहाँ ए जो होता है गोले का त्रिज्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए, और नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ताकि जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि सारे बच्चों को लाभ मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 का पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर इसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आता है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए डी दिया हुआ है, चालक की धारिता मानकर विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। तो C इज इक्वल टू आप जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। बहुत सारे बच्चे जो हैं अगर हम पूछेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा तो श्योर है कि गलत बता देंगे, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। क्या होगा बाबू, क्या होगा, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 9 सर 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, जो कि गलत है, क्योंकि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, लेकिन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, इसलिए 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 रखेंगे। और बाबू ए दिया हुआ है, चूंकि ये व्यास है ना, तो व्यास का अगर आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.28 इंटू 10 टू पावर 4, और ये किलोमीटर में है, मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। याद रखिएगा कि पृथ्वी की जो धारिता होगी वो कितना होगा 711 माइक्रोफैराड। ये हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, कुछ भी रहे आप 711 माइक्रोफैराड आप याद रखिएगा। 5-6 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए गलती आप कभी भी मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। क्या होगा बाबू, देखिए इसका 3 फॉर्मूला होता है, 1/2 CV² 1/2 CQ² 1/2 CQ होता है। तो ये 3 फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। एक फार्मूला Q भी होता है, एक फार्मूला ये हमारा 1/2 CV² होता है, सेकेंड फार्मूला होता है 1/2 Q भी होता है, और थर्ड फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 C इंटू Q² होता है। ये एग्जाम में अगर फॉर्मूला अगर नहीं पूछेगा तो इससे आधारित न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कैसे आप देखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 4 × 10 का पावर 6 कूलम आवेश दिया गया है। आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होगा। देखिए ये सेंटीमीटर दिया है बाबू, दिया है क्या R दिया हुआ, या A दिया हुआ कितना 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 9 इंटू 10 टू पावर क्या करेंगे -2 मीटर करेंगे ना। और दिया है ये कूलम आवेश दिया है, तो सबसे पहले हम C निकालते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, जानते हैं इसका वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9, और A के जगह पर रखते हैं क्या 9 इंटू 10 टू पावर -2। ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 9 यानी कि 10 टू पावर -11। क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा C है।
फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा। ये हमारा सी का मान निकला। हमको निकालना क्या है? ऊर्जा ना। ऊर्जा निकालने के लिए हम जानते हैं U बराबर 1/2 C ना। ये देखिए 1/2 CQ² यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 CQ² यूज करेंगे। तो 1/2 और C के जगह पर रखेंगे बाबू क्या? ये 10 टू पावर -11 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 11 कर लेंगे, और इनटू Q के जगह पर हम रखेंगे ये 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 16, और 10 टू पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -12। ये कटाते हैं 8, तो ये हो जाएगा 0.8 जूल हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर 0.8 जूल। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, और बना करके ऑप्शन जो भी होता है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, याद नहीं करने वाला चीज़ है, इस चीज़ को बनाने वाला चीज़ है। न्यूमेरिकल कभी याद नहीं किया जाता, रट्टा नहीं मारा जाता है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उस संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक बताइए। व्यंजक मतलब सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बाबू? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। याद रखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। क्या करेंगे? U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। ये हमारा सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। और समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है? हाँ देखिए, किसी भी संधारित्र में 2 प्लेट होती है बाबू। एक प्लेट पर +Q आवेश और दूसरे प्लेट पर -Q आवेश होता है। अगर हम दूसरे प्लेट को अगर हम अर्थ से जोड़ देते हैं तो इस समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम कहेंगे क्या? दूसरे प्लेट को हम पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, जिससे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। आपको पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा देंगे। एक एक क्वेश्चन यानी कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, वो आपको छूटेगा नहीं। यदि हमारा वीडियो अगर रोज देखते हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कभी भी 1 नंबर भी एग्जाम में कटने वाला नहीं है। आपका 100% मार्क्स आएगा, ये हम आपको श्योर कर देना चाहते हैं। कब? जब आप रेगुलर आते हैं पढ़ने के लिए, रेगुलर आप वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिएगा, फ्यूचर में अगर कभी भी पढ़ाने की भी नौबत आ जाएगी तो आप आराम से किसी को कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 पिकोफैराड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी? U निकालने के लिए 1/2 हम CV² करते हैं। 1/2 C के जगह पर बाबू 10 पिकोफैराड है। 10 × 10 टू पावर 1 पिकोफैराड में कितना फैराड होता है? कितना? -12। और भी दिया है बाबू 100 दिया है। 100 का मतलब 10 टू पावर क्या हम करेंगे? 2 4 ना हो जाएगा। 100 है, 100 का पावर अगर 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 5 बाबू कितना हो जाएगा? ये 5 × 10 टू पावर माइनस क्या होगा? 8 क्या हो जाएगा? जूल हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आंसर में लिख लेते हैं U = 5 × 10 टू पावर -8 जूल हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र के अनुप्रयोग बताइए, क्या होगा बाबू? संधारित्र का अनुप्रयोग क्या होगा? याद रखिएगा, संधारित्र को हम लोग आवेशों को संचित करने में करते हैं। संधारित्र का हम लोग ऊर्जा को संचित करने में करते हैं। याद रखिएगा 2 चीज, आवेश को संचित करने में और ऊर्जा को संचित करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं आवेश का संचायक के रूप में, या संचायक का मतलब संचित करने के रूप में, और ऊर्जा के संचायक के रूप में हम लोग करते हैं। किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 1D ग्राफ जनित्र क्या है बताइए? 1D ग्राफ जनित्र इसका आविष्कार RG पांडेग्राफ के द्वारा किया 1931 ईस्वी में किया गया था।
यह एक स्थिर विद्युत मशीन है जो अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करने का एक साधन है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। यह एक स्थिर विद्युत मशीन है इसका आविष्कार सन 1933 ईस्वी में के द्वारा किया गया है। यह उपकरण अति उच्च विभवांतर को उत्पन्न करने का साधन है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। यह एक स्थिर विद्युत आवेश को उत्पन्न करने वाला उपकरण है जिसका आविष्कार वैज्ञानिक सर आइजैक ने 1931 ईस्वी में किया था। बहुत बढ़िया बेटिए। साक्षी बताइए आप। यह एक स्थिर विद्युत मशीन है जिसका आविष्कार 1931 ईस्वी में आर.जे. वान डी ग्राफ ने किया था। यह एक उपकरण है जो अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया, बताइए बबी देवा। यह एक स्थिर विद्युत मशीन है जिसका आविष्कार सन 1931 में वैज्ञानिक आर.जे. वान डी ग्राफ ने किया था। यह उच्च विभवांतर उत्पन्न करेगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? एक स्थिर विद्युत मशीन है जो सन 1931 ईस्वी में आर.जे. वान डी ग्राफ ने बनाया था। इसका काम है उच्च विद्युत विभव को उत्पन्न करने का एक मशीन है ना। उच्च विद्युत विभव उत्पन्न करने वाला एक मशीन है जिसका नाम जो होता है वान डी ग्राफ जनित्र। समझ में आ रहा है? उच्च विद्युत विभव कहिए और चाहे उसका विभवांतर कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, यह क्या है? एक स्थिर विद्युत मशीन है जिसका आविष्कार सन 1931 ईस्वी में आर.जे. वान डी ग्राफ ने किया था। कब किया था? 1931 ईस्वी में। बात समझ में आया? इसका काम क्या होता है? अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करने का एक उपकरण। चलिए, 64 समरूप बिंदु, ये बहुत ही बार पूछा हुआ है एग्जाम में। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। क्या होगा बाबू? इसे आप लोग याद रखिएगा, 20 माइक्रोफैराड होगा। याद रखिएगा कितना होता है? 20 माइक्रोफैराड होता है। हम आप लोगों को क्लास में बताए हुए थे, चूँकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये थ्योरी, मतलब क्वेश्चन है। वैसे शॉर्टकट में आप जानना चाहते हैं तो ये आप रखिएगा याद। C = होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A होता है। अब देखिए यहाँ पर 64 समरूप बूंदें जिसकी प्रत्येक की धारिता, अगर इसको हमको बनाना होगा तो याद रखिएगा ये 64 ऐसे कर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब = 4/3 पाई आर क्यूब ना, और ये 64 कर लेते हैं। बाबू ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चूंकि 64 छोटी बूंद हैं मिल करके एक बड़ा बूंद बनाता है, तो 64 बूंद का जो आयतन होगा वो बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। 64 छोटी बूंद के आयतन के बराबर क्या होगा? बड़ा बूंद के आयतन के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू हम क्या करते हैं? 4/3 काट देते हैं और इसका हम करते हैं R = 4R आ जाता है। क्या आ जाता है? R = 4R, यानी कि बड़े बूंद की जो त्रिज्या होगा वो छोटे बूंद की त्रिज्या के 4 गुनी होगी। अब जब ये 4 गुनी होगी, ध्यान से समझिएगा, तो ये देखिए ये हमारा छोटे बूंद की क्या है? धारिता है। इसको हम ऐसे भी करेंगे ना, C = हम जानते हैं 4 इंटू ना, एक छोटे बूंद की धारिता निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या करेंगे? R करेंगे ना। इसका मान जो दिया रहता है वो 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 20। यह हमारा, चूंकि ये R, हम C की बात कर रहे हैं, ये R है ना। ध्यान से समझिए इसको, आप ऐसे समझिए, ये R हो गया। C अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R करेंगे। बड़ा वाला क्या करेंगे? R करेंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R के जगह पे बाबू 4R रखेंगे तो 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और इसका मान दिया है कितना? 5 माइक्रोफैराड, यानी कि 4 × 5 कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा। 20 माइक्रोफैराड, ये आप याद रखिएगा।
याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, हर साल पूछता है, ये दिमाग में रखिएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है। क्या होता है? धारिता का मान, धारिता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बाबू? कूलाम पर वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, बिजली चमकने के समय वायुमंडल की कौन सी ऊर्जा का क्षय होता है? कौन सा? विद्युत ऊर्जा। कहेंगे बिजली चमकने के समय में जो ऊर्जा क्षय होता है वो विद्युत ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र को स्टील के बने वायु से भरे टैंक में क्यों रखा जाता है? बताइए स्मिता। वान डी ग्राफ स्टील के बने टैंक में रखा जाता है क्योंकि इस उच्च वोल्टता के कारण इसमें वायु के कोश के चारों ओर अधिक आयनीकरण के कारण उत्पन्न होने वाला रिसाव को रोकता है। बहुत बढ़िया, बताइए बाबू। वान डी ग्राफ जनित्र को स्टील में टंकी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आसपास के वायु से वो संपर्क में आएगा तो आयनीकरण होने के कारण उसका अधिक उच्च वोल्टता रिसाव होने के समान, जिसके कारण उसमें। बहुत बढ़िया, बैठिए बताइए। जनित्र उच्च वोल्टता है कारण इसके बड़े कोश में इसके चारों ओर आयनिक को रोकने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। वायु आयनीकरण खड़ा होकर, खड़ा होकर बोलिए ना बुढ़ऊ बाबा। हे बुढ़ऊ बाबा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए ना, बकली दे। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाइए, कुर्सी दे दें। हैं हमारे क्लास के सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं, क्या करिएगा, एजेड बहुत हो गए हैं, 60 प्लस होता होगा, 65। इतना एजेड हो गए हैं कि उठने में भी उनको दिक्कत होता है, किसी तरह से सोच रहे हैं कि इंटर पास कर जाए। तो भैया हम तो टीचर हैं, सबको पास करवानी हमारी जिम्मेवारी है, सबको पास करवाना है। तो ऐसे ऐसे कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास, तो कितनों बूढ़े हो जाएंगे तो भाई वो हमारे लिए तो टीचर के लिए तो बच्चे ही होंगे, है कि नहीं? चलिए बात करते हैं। देखिए जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है वो वायु भरे टैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें बहुत अधिक उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। उच्च विभवांतर को वो रिसाव के रोकने के लिए, यानी कि जो आयनीकरण होता है बाहर, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वान डी ग्राफ जनरेटर को हम एक वायु भरे टैंक में रख देते हैं। वायु जो होता है वो कुचालक का कार्य करता है, यानी कि अंदर से बाहर उच्च विद्युत विभव को रिसाव होने से बचाता है, यानी कि आयनीकरण क्रिया को नहीं होने देता है, आयनीकरण क्रिया को रोक देता है। इसलिए हम उसे वान डी ग्राफ जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, हम भरे टैंक में रख लेते हैं वायु के। हम कहेंगे क्या, जनित्र के बहुत उच्च वोल्टेज को बड़े कोश के चारों ओर वायु के आयनीकरण के कारण होने वाले रिसाव को रोकने के लिए हम लोग उस टैंक में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके आसपास जाएंगे तो करंट लग सकता है ना? ऐसा नहीं होने पर हाँ करंट मार सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा क्या होती है? बताइए क्या होता है? 100 वोल्ट पर मीटर। कहाँ होता है? चौकी लगा दे बाबू, ना कहो तो चौकी लगा दें। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, हमको लग रहे हैं कि बूढ़े हो गए हैं ज़्यादा, उनके लिए चौकी लगाना पड़ेगा। हैं बाल वाल झड़ गया, बाल पक गया है उल्लू कहीं के। है उल्लू कहीं, है उल्लू कहेंगे चलो चंद शहीद पे चढ़ते हैं, उल्लू कहेंगे। एक चीज जान लीजिए, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है ना, स्टेमिना है,
एक टीचर से ज़्यादा कभी भी बच्चों का नहीं हो सकता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। क्योंकि एक टीचर सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाता है और आपसे अगर खड़ा करा कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगता है कि 10 दिन से भूखे हुए नहीं निकल सकता है। और हम लोग सुबह से लेकर के शाम को 6 बजे तक ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ऑफलाइन सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कंटिन्यू क्लास और कंटिन्यू एनर्जी के साथ लेते हैं। आप 1 घंटा यहाँ पे चिल्लाइएगा ना, दूसरा का दिन कान पकड़िएगा ना, सर टीचिंग करना बड़ा मुश्किल की काम है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, भूल जाइए बबुआ। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान 100 वोल्ट पर मीटर होता है और वो हमेशा कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SI पद्धति में परमाणु ध्रुवता का मात्रा क्या होता है? क्या होता है? मीटर क्यू होता है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, मीटर क्यू होता है। परमाणु ध्रुवता का मात्रा क्या होता है? मीटर क्यू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की धारिता का मान कितना होता है बाबू? कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, यह हमेशा आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 711 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। खड़ा होकर बुढ़ऊ बाबा। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, हमारे बुढ़ऊ बाबा इस बार टॉप जरूर करेंगे एग्जाम में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बाबू बबी देवल खड़ा होकर बताइए। बैठिए, बताइए बाबू। हाँ बोलिए, तो डांस करके बताइएगा तो भूल जाइएगा। बैठिए, सुन लीजिए। हाँ बताइए अस्मिता, बताइए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा के परिमाण की मात्रा। बैठिए, बताइए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल मात्रा को। बैठिए, ध्यान से समझिएगा। किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले खड़ा होकर के बताइए फिर से एक बार। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली कुल आवेश के प्रमाण को ध्यान से समझिएगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम लोग उस चालक का विद्युत धारा कह देते हैं ना, याद रखिएगा। या एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम कहेंगे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है बाबू? विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर कहेंगे। विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है ना। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। कोई बताइए, बताइए साक्षी। यदि किसी पदार्थ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। और कोई इधर बताइए। किसी पदार्थ में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा इधर, बताइए। यदि किसी पदार्थ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा इधर? हाँ बताइए। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। हम कहेंगे यदि किसी पदार्थ में 1 सेकेंड में ना 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। बात समझ में आए ना? क्या धारा एक अदिश राशि है या सदिश राशि है? धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है ना। धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। याद रखिएगा, धारा का परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन यह
बीजगणितीय नियम का, सदिश के बीजगणितीय नियम का यह पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि है। चांदी की एक तार में 90 कूलम आवेश से घंटा 15 मिनट तक बहती है। तार में बहने वाली कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा बाबू? आई बराबर हम जानते हैं Q/T जानते हैं ना। Q हमारा कितना दिया है? 90। टाइम कितना दिया है? 75 मिनट। 75 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 15 चौका 60, 15 छक्का 90 कर लेते हैं ना। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 25 तिया 75। ये हो जाएगा 1 में 25 दूना 50, यानी कि इसको 0.02 एम्पियर कर लेते हैं। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू? 0.2 एम्पियर होगा। जिंदगी में सक्सेस होना है तो 5G बन जाइए अपने आप को। 5G सब लोग पूछता है, 2G और 3G को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बनना है तो अपने आप को 5G बनाइए। जो बच्चा 5G बन जाएगा सब कोई हाथों हाथ लेना कर पड़ेगा, सब कोई हाथों हाथ लेगा। रीजन यह है कि 5G सब कोई जानता है कि बहुत फास्ट काम करेगा, और आप अगर 5G की तरह काम करते हैं तो कोई भी कंपनी तुरंत आपको उठाकर कहेगी चलो भाई मेरे कंपनी में काम करो, क्योंकि ये बंदा बहुत तेज काम करता है, ये बंदा बहुत तेज है। तो तेज बनिएगा तो कोई भी आप अपने कंपनी में बुला करके काम करवा सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट एक उल्लू कहेंगे, हम जानते हैं आप पूरा भारत को ही रख लीजिएगा खरीद करके। उल्लू कहेंगे हाँ हम कंपनी खरीद लेंगे सर। उल्लू कहेंगे पहले पढ़ लो हाँ पढ़ लो साहब बढ़िया से, समझ में आया? बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि शॉर्टकट में हम सब चीज़ कर लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे तुरंत, बिना मेहनत किए सफलता में मिल जाएगी। ये नहीं समझते हैं कि सफलता के पीछे, उसके पीछे कितना तपस्या करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। कोई ऐसी फेमस नहीं हो जाता है। फेमस बनने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। कोई बिहार टॉपर ऐसे ही नहीं बन जाता है। बिहार टॉपर करने के लिए रेगुलर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नेगेटिव सोचते हैं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। सर हम तो गरीब आदमी है ना, हम तो गरीब थे, गरीब रहेंगे, गरीब मर जाएंगे, यही इन लोगों का सोच है। तो जो ऐसे सोचेंगे वो जिंदगी भर गरीब रहेंगे, अमीर कभी नहीं बनेंगे। अमीर बनना है तो ये सोचिए कि हमको मेहनत करना है। मेहनत ही सबसे बड़ा सफलता का एक सक्सेस पॉइंट है, की पॉइंट है। याद रखिएगा, नहीं मेहनत करिएगा कुछ नहीं तो अगर दिमाग में कचरा फैला होगा ना कि गरीब है तो गरीब रह जाएंगे। बस चुपचाप रहिए। देखिए यहाँ पे आप कहावत घर पे बैठकर खूब करते रहिए, क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, कहावत है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती है। ध्यान से सुन लीजिए, मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो घर बैठे ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो घर बैठे ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत पे ध्यान देते हैं, जो मेहनत पे ध्यान देते हैं। याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में इतना बार प्रति सेकंड घूमता है, लूप में धारा का मान ज्ञात करिए। इसको बाबू उठाइए तो शायरी सुन करके बेचारा हमारा ट्यूबलाइट भी घबरा जा रहा है। हाँ पारा। चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू। Q बराबर होता है I बराबर होता है Q/T, और Q के जगह पर NE/T करते हैं। NE/T के जगह पर हमारा दिया है 6 × 10 का पावर 15, और E के जगह पर 1.6 × 10 टू पावर -19 करते हैं। तो 16 छक्का 96, 0.96 कर लेते हैं, ये मिली एम्पियर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर हम कर लेते हैं क्या? 0.96 मिली एम्पियर में हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना होगा इस तरह से न्यूमेरिकल बनाने का। न्यूमेरिकल इसी तरह से बनाते हैं, एग्जाम में आएगा 2 नंबर में, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है बाबू? I बराबर Q/T। विद्युत धारा का
सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बाई T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नियत धारा से आप क्या समझते हैं? वह विद्युत धारा जिसका परिमाण हमेशा क्या हो? नियत हो, परिवर्तित नहीं हो, वैसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? नियत धारा कहते हैं। कहेंगे जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात नियत रहता है, वैसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवर्तित धारा से आप क्या समझते हैं? वैसा विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्ती विद्युत धारा कहलाता है। वैसा विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित विद्युत धारा कहलाता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं? खड़ा होकर बताइए। धारा जिसका परिमाण समय के साथ सतत रूप से तथा दिशा आवर्त रूप से प्रत्यावर्ती धारा। बहुत बढ़िया, आप बताइए। वैसा धारा जिसका परिमाण समय के साथ सतत रूप से दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। वैसी विद्युत धारा जिसका परिमाण सतत रूप से परिवर्तित होता है तथा दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। धारा जिसका परिमाण सतत रूप से परिवर्तित होता है तथा दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है। आवर्त का मतलब होता है इस तरह से। क्या होता है? आवर्त का मतलब इस तरह से होता है। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं तो ये हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बन जाता है। चलिए, धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग किसे कहते हैं? हाँ बताइए। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है जिसके द्वारा एकांक विद्युत में प्राप्त किया। बैठिए, ध्यान से समझ लीजिए। अपवाह वेग, किसी चालक का अपवाह वेग हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर एक लाइन में अगर आपको याद करना हो तो कहेंगे क्या? विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाह के औसत वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ना, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के औसत वेग को हम लोग क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहेंगे ना, अपवाह वेग को। और इसको एक्सप्लेन इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है बाबू? अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय एम होता है। ई जो होता है इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई जो होता है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, और टाउ जो होता है समय होता है, और एम जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है? I इज इक्वल टू NEAVD। I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो आपको सिंपल परिभाषा करना होगा, तो म्यू इज इक्वल टू VD बाई ई करते हैं, यानी कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा, क्या? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ये हम परिभाषा इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवेश वाहकों की गतिशीलता कहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र पूछेगा तो म्यू इज इक्वल टू VD बाई ई कर देते हैं। म्यू इज इक्वल टू VD बाई ई कर लेंगे। बात समझ में आया? अगर इसका मात्रक पूछेगा, आवेश वाहक की गतिशीलता का मात्रक क्या होगा बाबू?
VD का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और E का वोल्ट पर मीटर होता है, ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड। याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग की कोटि क्या होती है? क्या होता है? 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह होता है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है। बात समझ में आया? और जाते जाते जरूर आपसे कहेंगे, शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। याद रखिएगा, हम लोगों को शिक्षा सबसे अच्छा करना है। और चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।